रेखा है सर्वप्रथम 3री शताब्दी ईसा पूर्व। ईसा पूर्व जो ग्रीक भूगोलवेत्ता थे, ग्रीक भूगोलवेत्ता इरेस्टास्थनीज, कौन थे? इरेस्टास्थनीज महोदय। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीडी एकेडमी पर। मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे अक्षांश रेखाएं यानी लैटिट्यूड लाइन। क्योंकि पृथ्वी को समझने के लिए सबसे पहले अगर हमको किसी चीज को समझना है तो ग्लोब को समझना होगा। क्योंकि ग्लोब क्या है? तो पृथ्वी का प्रतिरूप है ना। अगर हम कहें ग्लोब, तो ग्लोब क्या है? तो ग्लोब हम कह सकते हैं पृथ्वी का प्रतिरूप। यानी यदि हमको पृथ्वी के बारे में समझना है तो सबसे पहले ग्लोब को समझना होगा। तो देखिए, अगर हम बात करें ग्लोब की, तो पृथ्वी के ग्लोब पे क्या की गई? पृथ्वी को भली भांति समझने के लिए अक्षांश रेखाएं खींची गई और देशांतर रेखाएं खींची गई ना। अगर हम कहें, देखिए अक्षांश रेखाओं की बात करें तो पृथ्वी के ग्लोब पर, कहां? ग्लोब पर, ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर भूमध्य रेखा के समानांतर कोणीय दूरी पर खींची गई रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती है। देखिए, पृथ्वी के ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई कौन सी रेखाएं? तो भूमध्य रेखा के समानांतर कोणीय दूरी पर खींची गई रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती है ना। अगर देखिए हम कहें पृथ्वी के ग्लोब को समझें तो देखिए हमारा सबसे ऊपर क्या है? तो उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव। और नीचे क्या है? तो दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव ना। देखिए ऊपर उत्तरी ध्रुव, नीचे दक्षिणी ध्रुव। और पृथ्वी को एकदम बीचों बीच जो विभाजित करने वाली एक रेखा है जिसको हम क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा ना, यानी भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर, इक्वेटर। देखिए इक्वेटर क्या करता है? पृथ्वी के ग्लोब पे देखेंगे तो यह पृथ्वी के ग्लोब को दो बराबर भागों में डिवाइड कर देता है ना। ऊपर वाले भाग को हम क्या कहते हैं? तो उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाले भाग को क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। यानी जो भूमध्य रेखा है वह पृथ्वी के ग्लोब को, देखिए काल्पनिक रेखा है, ग्लोब पे ही दिखाई देंगी, पृथ्वी पे नहीं दिखाई देंगी। तो देखिए अगर हम कहें जो भूमध्य रेखा है यानी यह कौन सी रेखा है? तो 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। तो हम कह सकते हैं ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है ना। ये भूमध्य रेखा। और ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर, चाहे पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई कोणीय दूरी पर जो रेखाएं कहलाती हैं, उन्हीं रेखाओं को हम क्या कहते हैं? जो समानांतर होती हैं उन्हीं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं ना। कौन सी रेखा कहते हैं? अक्षांश रेखा। देखिए अगर हम बात करें कि अक्षांश रेखाओं
खींची कब गई थी? तो अगर हम बात करते हैं तो अक्षांश रेखाएं सर्वप्रथम तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व, ईसा पूर्व जो ग्रीक भूगोलवेत्ता थे, ग्रीक भूगोलवेत्ता इरेस्टास्थनीज, कौन थे? इरेस्टास्थनीज महोदय, जिनको भूगोल का जनक कहा जाता है, उन्होंने सबसे पहले क्या खींचा था? अक्षांश रेखाएं। कब खींचा था? तो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व। सोचिए कितना पहले इन्होंने क्या किया था? पृथ्वी पर कौन सी रेखाएं खींच दिया था? तो अक्षांश रेखाओं को खींचा था। अब अक्षांश रेखाएं खींचने से क्या फायदा हुआ? तो देखिए, अगर हम कहें अक्षांश रेखाएं खींचने से एक फायदा होगा कि अक्षांश रेखाओं को खींचने से क्या फायदा होगा? तो किसी स्थान की अगर हम देखेंगे तो जैसे भूमध्य रेखा है, अगर ऊपर जाएंगे तो इधर बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा? यानी कि अगर हम कह सकते हैं पृथ्वी पर किसी स्थान की स्थिति, देखिए अक्षांश रेखाएं खींची क्यों गई? पृथ्वी पर किसी स्थान की स्थिति का पता लगाने के लिए। पृथ्वी पर किसी स्थान की स्थिति का पता लगाने के लिए कि कोई देश कहां है, पृथ्वी पर कहां है और वहां का तापमान कितना होगा, वहां मौसम कैसा होगा। और दूसरी चीजें हम कर सकते हैं कि उस टाइम देखिए जैसे होता क्या था, लोग अक्सर नाविक कहा जाते थे, तो नाविक जो है अपने दिशा का पता लगाने के लिए, यानी कि हम कह सकते हैं नाविकों को दिशा का सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए देखिए कोई भी नाविक हो, चाहे वह जल मार्ग से यात्रा कर रहा हो या वायु मार्ग से यात्रा कर रहा हो, अगर वह किस अक्षांश रेखा के पास है तो वहां का तापमान कैसे होगा, वहां की स्थिति क्या होगी, इन चीजों का पता लगाने के लिए क्या किया गया? तो इन अक्षांश रेखाओं को खींचा गया। और दूसरा चीज देखिए, अगर हम कहें मुख्य रूप से इसका जो था, यानी पृथ्वी पर कटिबंधों का सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कटिबंधों का सही ज्ञान कौन सी रेखाएं खींची गई? तो अक्षांश रेखाएं खींची गई ना। अगर देखिए तीन चीजें मुख्य हैं, पृथ्वी पर किसी भी स्थान की स्थिति का पता लगाने के लिए कि वहां का मेन लोकेशन क्या है, सही है, उत्तरी, यानी यह भूमध्य रेखा से कितना उत्तर है कि कितना दक्षिण है, इसका सही लोकेशन पता लगाने के लिए पृथ्वी पर किसी स्थान की स्थिति का पता लगाने के लिए क्या खींची गई? तो अक्षांश रेखाएं खींची गई। अगर हम कहें जैसे भूमध्य रेखा है, तो भारत भूमध्य रेखा के उत्तर है या दक्षिण है, इस स्थिति का सही पता लगाने के लिए अक्षांश रेखाओं की जरूरत है। तथा नाविकों को दिशा का सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए, चाहे वह जल मार्ग से यात्रा कर रहे हो या वायु मार्ग से यात्रा कर रहे हो, उनको अपने दिशा का तथा मौसम का, जलवायु का सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए किन रेखाओं को खींचा गया? अक्षांश रेखाओं को। पृथ्वी पर कटिबंधों का सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कटिबंधों का मतलब जलवायु, पृथ्वी पर किस स्थान की जलवायु कैसी होगी, इसका सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए कौन सी रेखाएं खींची गई? तो अक्षांश रेखाओं से हम पता लगा सकते हैं कि पृथ्वी पर किस स्थान का तापमान कितना होगा, वहां की स्थिति, सटीक लोकेशन कैसा होगा, इसका पता लगाने के लिए कौन सी रेखाओं की जरूरत है? अक्षांश रेखाओं की। आइए अक्षांश रेखाओं के बारे में थोड़ा सा जानते हैं।
कि अक्षांश रेखा है और क्या है। अगर इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए कौन सी रेखाएं खींची गई, तो अक्षांश रेखाएं खींची। अब आज कुछ अक्षांश रेखाओं के बारे में हम लोग जानते हैं कि वास्तव में कैसे अक्षांश रेखाएं हैं, कैसे खींची जाती हैं और कितनी उनकी संख्या होती है, इन चीजों के बारे में जानें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने मित्रों को शेयर करें। देखिए अक्षांश रेखा है, यह कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा ना, भूमध्य रेखा, यानी इसको हम कह सकते हैं इक्वेटर। इक्वेटर है जो पृथ्वी को क्या करती है, दो बराबर भागों में बांटती है। अब इससे क्या है, कोणीय दूरी पर उत्तर के तरफ और दक्षिण की तरफ क्या की गई, रेखाएं खींची गई। अगर देखिए हम प्रत्येक कोणीय दूरी पर रेखाएं खींचे तो देखिए कैसे खींच सकते हैं। आइए देखिए यह जो भूमध्य रेखा है वह कितना डिग्री पर है, तो 0 डिग्री पर। अगर हम 1 डिग्री पर और रेखा खींचे यहां से तो एक रेखा ऐसे हो सकती है, इसमें दूसरी रेखा ऐसे खींची जा सकती है, तीसरी रेखा ऐसे खींची जा सकती है ना, होगा। यानी फिर 1 डिग्री पर होगी, 2 डिग्री पर होगी, 3 डिग्री पर होगी। उत्तरी गोलार्ध में हमने खींचा, फिर दक्षिणी गोलार्ध में भी खींचे तो वही कर सकते हैं। देखिए ऐसे खींची जा सकती है। यहां भी क्या, तो आपका होगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। यह कौन से में होगा, तो यह साउथ में इधर वाली होंगी, इधर वाली कौन सी होंगी, तो नॉर्थ अक्षांश रेखाएं कहलाती है ना। ऐसे ही 1-1 डिग्री पर रेखाएं खींची गई। तो अब आपके दिमाग में आता होगा कि कुल कितनी रेखाएं खींची गई। तो देखिए अगर हम कहें कि यहां से अगर देखा जाए तो 180 अंश का कोण बनेगा। अगर एक लंबवत रेखा हम डाल दें यहां से तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहां देखिए कितने डिग्री का, तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इधर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो 90 रेखाएं खींची जा सकती है ना। यानी हम कहें कि उत्तरी गोलार्ध में कुल कितनी रेखाएं खींची गई, तो अगर 1-1 डिग्री पर हम रेखाएं खींचे तो 90 रेखाएं खींची जाएंगी ना। कितनी, उत्तरी गोलार्ध में 90 रेखाएं, सही। और उसी तरह से अगर दक्षिणी गोलार्ध में हम रेखाएं खींचे, इसमें दक्षिणी गोलार्ध, तो दक्षिणी गोलार्ध में कितनी रेखाएं होंगी, 90 होंगी, ठीक ना। 1-1 डिग्री पर खींची गई सब, तो 90 हो जाएंगे। यानी सबको जोड़ा जा तो 90 और 90 मिलके कितना हो गया, 180 है। और एक तो कौन सी है, तो भूमध्य रेखा वाली, एक जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगी, 181। यानी अगर हम कहें कि टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो 181 है ना। यानी टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हुई, 181। लेकिन कभी कभी आपने पढ़ा होगा कि 181 न देकर कभी कभी कितना देता है, 179। यानी आपने पढ़ा होगा 179। देखिए है क्या बात, हम लोग रेखा की कर रहे हैं और यह एक सर्कल बनाती है। जितनी भी रेखा है, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होगी भूमध्य रेखा और सबसे छोटी अक्षांश रेखा होगी ध्रुवों के पास। तो यूपीएससी या चाहे बड़े एग्जामों में क्या होता है कि 181 नहीं माना जाता, बल्कि जो यहां है देखिए ध्रुवों के पास है 90 डिग्री वाली, वह क्या करती है, वहां एक सर्कल नहीं बना पाती, केवल बिंदु के रूप में होती है ना। अगर हम कहें, देखिए अगर यहां कहें कि आप एक रेखा खींचिए तो एकदम क्या होगा, बिंदु के आकार का होगा। तो देखिए 2 रेखाओं को कम कर लिया जाता है, कौन कौन, एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा कौन, दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कि 2 रेखाएं जब कम कर ली जाती हैं तो इसमें से 2 अगर माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 179। यानी कभी कभी आता कितना है, 179 भी अक्षांश रेखाएं दी जाती हैं। तो देखिए 179 कैसे हुई, तो 2
एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव की अक्षांश रेखाओं को बहुत से एग्जामों में नहीं माना जाता, चाहे यूपीएससी की बात करें तो इसको नहीं मानता। तो इसलिए अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी 179 हो जाएंगी ना। अब आइए देखिए, अक्षांश रेखाओं की बात करें तो ये अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के क्या है, समांतर है। यानी कि हम कहें कि 0 डिग्री की जो अक्षांश रेखा है और उसके बाद 1 डिग्री की अक्षांश रेखा, इधर की अक्षांश रेखाएं नॉर्थ कहलाएंगी, इधर की अक्षांश रेखाएं साउथ कहलाएंगी। अगर 0 डिग्री की अक्षांश रेखा के बाद 1 डिग्री अगर नॉर्थ में हम चलते हैं तो कितनी दूरी होगी, तो लगभग में 111 किलोमीटर। यानी हम कह सकते हैं कि दो समानांतर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितना होती है, तो 111 किलोमीटर ना। अगर दो समानांतर अक्षांश रेखाएं हैं तो उनके बीच की दूरी कितना होगी, 111 किलोमीटर। अगर 2 से आप 3 में भी जाते हैं तो वही कितना का अंतर होगा, 111 किलोमीटर दूर का अंतर होता है। ठीक है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं भी हैं, जैसे पृथ्वी पर है क्या। अब पृथ्वी को सही ढंग से समझने के लिए, चूंकि काल्पनिक है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं खींची गई। जैसे अगर इधर जाएंगे उत्तरी गोलार्ध में तो एक अक्षांश रेखा महत्वपूर्ण है, उसका नाम क्या होगा, तो उसको हम कहते हैं कर्क रेखा। यह कितने की है, तो इसको अगर हम कहें तो 23.5 डिग्री ना। 23.5 डिग्री कहां है, नॉर्थ की। सही। उसी तरह से अगर दक्षिणी गोलार्ध में देखेंगे तो 23.5 डिग्री क्या है, साउथ की। इसको कहते हैं मकर रेखा। यानी यह हो जाएगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यह हो जाएगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है। कौन हो गए, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखिए यह कितना है, यह मकर रेखा जो है वह 23.5 डिग्री कितना है, साउथ की है ना, 23.5 डिग्री साउथ। अब देखिए एक चीज और, अगर फिर एक रेखा और महत्वपूर्ण है जिसको हम बोलते हैं, देखिए यहां से 66.5 डिग्री की, इसको बोलते हैं, जो 66.5 डिग्री की रेखा है उसको बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त। और यहां भी 66.5 डिग्री साउथ की है, 66.5 डिग्री साउथ, इसको बोलते हैं अंटार्कटिका वृत्त। अंग्रेजी भी वही है, क्या कहेंगे, आर्कटिक सर्कल, और इसको कहेंगे अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है। देखिए अब 66.5 डिग्री की है, थोड़ा इसको और सही कर देते हैं, 66.5 डिग्री। अब बात समझिए यहां से, देखिए है क्या, ये महत्वपूर्ण रेखाएं क्यों है, ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है चाहे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, यह बहुत महत्वपूर्ण रेखाएं क्यों है। तो अगर आप देखेंगे पृथ्वी का अध्ययन करेंगे तो देखिए 23.5 डिग्री यानी कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक सूर्य की किरणें वर्ष भर कभी ना कभी सीधा जरूर पड़ती है, एकदम सीधा पड़ेगी। सही है ना। यहां से यहां तक, कहां से, 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच सूर्य की किरणें क्या होंगी, सीधा पड़ती है। तो देखिए अगर हम कहें, जैसे आपने कहा दो क्रमागत अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी थी, तो लगभग 111 किलोमीटर ना। अब एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर दो क्रमागत या दो अक्षांश रेखाओं के जो बीच की दूरी है इसको हम क्या कहते हैं, तो इसी को हम कटिबंध कहते हैं। क्या कहेंगे, कटिबंध कहेंगे। सही है। दो अगर अक्षांश रेखाएं हैं उनके बीच की दूरी को हम कटिबंध के नाम से जानते हैं, यानी जोन। क्या नाम होगा, जोन। इसी को हम जोन कहते हैं या कटिबंध कहते हैं। तो देखिए अब है क्या, अब यहां जो
यानी कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच सूर्य की किरणें वर्ष में कभी ना कभी क्या पड़ती हैं, सीधा जरूर पड़ती हैं। तो जब सीधा पड़ती हैं तो फलतः क्या होता है, यहां तापमान अधिक रहता है, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। यानी मकर रेखा से कर्क रेखा से मकर रेखा के जो बीच का क्षेत्र है, यहां सूर्य की किरणें वर्ष भर सीधा पड़ती हैं और तापमान अधिक बना रहता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, तो इसी को हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है। और देखेंगे यहां सूर्य की किरणें वर्ष में सीधा नहीं पड़ती, बल्कि क्या पड़ती है, तिरछा पड़ती है यहां इस वाले क्षेत्र में। यानी कर्क रेखा से लेकर आर्कटिक वृत्त तथा मकर रेखा से लेकर अंटार्कटिका वृत्त, सही है, इस वाले क्षेत्र में। तो जब इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें सीधा नहीं पड़ती बल्कि तिरछा पड़ती है, तो इसलिए यहां का तापमान थोड़ा सा कम रहता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, देखिए यह वाला दोनों क्षेत्र, यानी इस दोनों क्षेत्र की बात करें तो इन दोनों क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, तो यह दोनों क्षेत्र होंगे जिसका नाम होगा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है। यह हो गया उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और यह हो गया शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, सही है ना। अब देखिए यहां सूर्य की किरणें कभी सीधा नहीं पड़ती, बल्कि यहां क्या होता है, 6-6 महीने का रात और 6-6 महीने का दिन होता है, इसलिए यहां बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है ना इन दोनों क्षेत्र में। यानी आर्कटिक वृत्त से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक तथा आर्कटिक से लेकर उत्तरी ध्रुव तक तथा अंटार्कटिका से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक यहां सूर्य की किरणें कभी सीधा नहीं पड़ती, बल्कि 6-6 महीने का रात और दिन होता है, इसलिए बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है। इसलिए इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, तो यह वाला जो क्षेत्र कहलाएगा वह क्षेत्र कौन सा हो जाता है, देखिए ये वाला क्षेत्र और दूसरा यह क्षेत्र। इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, तो यह वाला क्षेत्र होता है, इसका नाम है शीत कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, शीत कटिबंधीय क्षेत्र। अब देखिए पृथ्वी को समझने के लिए यहां जितनी भी चीजें होंगी, यहां जो भी वनस्पतियां या घास के मैदान पाएंगे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, इधर जो पाए जाएंगे शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, और इधर जो पाए जाएंगे उसको क्या कहेंगे, शीत कटिबंधीय घास के मैदान। तो देखिए यहां तापमान के आधार पर यानी पृथ्वी को जो स्थिति है उसके आधार पर क्या बांटा गया, अक्षांश रेखाओं के आधार पर, लैटिट्यूड लाइन के आधार पर इनको विभाजित किया गया ना। तो मित्रों आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देशांतर रेखाएं तथा अक्षांश रेखाओं से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण भारत के लिए क्वेश्चन आते हैं तथा वर्ल्ड लेवल पे आते हैं, उनको हम पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।